हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन स्टडी को एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो ये ऑनलाइन स्टडी जो है ये ऑफलाइन स्टडी का विकल्प नहीं हो सकता। फ़िलहाल की स्थिति देखें तो यही एकमात्र विकल्प है। इसके अलावा आपके पास भी और हमारे पास भी कोई ऑफलाइन का अभी ऑप्शन नहीं है। तो हम इस कोरोना काल में इस सुअवसर का लाभ उठाएं और इस ऑनलाइन स्टडी को जारी रखें, मेहनत करें, मेहनत से पीछे ना हटें। तो हम बायोलॉजी में कुछ बेसिक्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई अच्छा सा टॉपिक उठा के लिया है बीच में से और उसको पढ़ा, आपको अच्छा लगा, आपने उसके बेसिस पे एडमिशन करा दिया, बाद में फिर टॉपिक थोड़े जटिल होने लग गए, आपको लगा भाई ये क्या आ गया। जिस तरह से एक मकान बनाते समय उसकी शुरुआत नींव से ही होती है, तो यहाँ भी अपन नींव तैयार करने का काम कर रहे हैं। हम बायोलॉजी में बेसिक्स पढ़ रहे हैं जो आगे उस बायोलॉजी की जो एक मजबूत नींव का निर्माण करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लगातार बने रहिए वीडियो पर और जो चीज़ आपकी नोट करने की उनको नोट करते रहिए। मानव में अपन जो पहले पढ़ चुके हैं कि क्या क्या बेसिक फैक्ट्स होते हैं। इसके बाद अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। यानी बायोलॉजी में जो विशिष्ट काम विशिष्ट क्षेत्र में किए गए हैं, जैसे अपन बात करें, आज हम पढ़ने वाले हैं सुजननिकी। सबसे पहले सुजननिकी यानी कि मानव नस्ल में सुधार करने के लिए जो डीएनए में हेरफेर किया जाता है। तो सुजननिकी के जो जनक हैं, जनक वो हैं फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन को सुजननिकी का जनक कहते हैं। एंजियोलॉजी यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। और एंजियोलॉजी के जो जनक हैं वो है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान, जीवों के अंश जो हमें चट्टानों में, भूमि में खुदाई के दौरान मिलते हैं, वो अंश जैव विकास के प्रबल प्रमाण होते हैं। उनसे हम सिद्ध करते हैं, ये प्रमाणित करते हैं कि जीवों का विकास निम्न स्तरीय जीवों से उच्च स्तरीय जीवों की तरफ हुआ है। तो जीवाश्म विज्ञान से संबंधित जो विज्ञान जो अध्ययन सबसे पहले सबसे ज़्यादा किए वो लियोनार्डो डी विंसी के द्वारा किए गए। लियोनार्डो डी विंसी, तो इनको हम जीवाश्म विज्ञान का जनक कह देते हैं। स्टूडेंट्स, आधुनिक भ्रूणिकी यानी कि भ्रूण विज्ञान, भ्रूण का किस प्रकार से विकास होता है, किस प्रकार से निर्माण होता है, उन सब चीज़ों का क्रमबद्ध जो अध्ययन है वो कहलाता है आधुनिक भ्रूणिकी। यानी कि मॉडर्न परिवेश में, आज के समय में जो भ्रूणिकी का कंप्लीट वर्णन है या विज्ञान है वो आधुनिक भ्रूणिकी कहलाता है। और इसके जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं वॉन बेयर। वॉन बेयर, आधुनिक भ्रूणिकी के जनक कौन हो गए? वॉन बेयर। विकिरण आनुवंशिकी,
विकिरणों का गुणसूत्रों पर, डीएनए पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनका भविष्य में क्या उनके नुकसान होते हैं, उन सब का जो अध्ययन है वो किया था जे मूलर ने। इसलिए इनको आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कह देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आधुनिक आनुवंशिकी का विकिरण आनुवंशिकी, सॉरी आनुवंशिकी कौन सी, विकिरण आनुवंशिकी का जो जनक है वो कौन है, जे मूलर है। आधुनिक भ्रौणिकी के जनक वॉन बेयर, जीवाश्म विज्ञान के जनक लियोनार्डो डी विंसी, एंजियोलॉजी के जनक विलियम हार्वे और सूजनिकी के जनक फ्रांसिस गाल्टन। प्यारे बच्चों, ये जो आपका समय है, ये समय मुट्ठी में भरी रेत की तरह फिसलता जा रहा है। समय बहुत मूल्यवान है, इसको आप सदुपयोग में लाइए। और अभी जो आपका फिलहाल जो काम है वो सिर्फ पढ़ाई का है। ये जो जितने भी जनक हैं इन्होंने विशेष कार्य किए, तो आज हम इनको याद कर रहे हैं। अगर आप भी कोई विशेष काम करेंगे तो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आप पर गर्व करेंगे। और आपका जो विशेष कार्य, आपको कुछ अलग नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। तरीके से करनी है, सिस्टम से करनी है, मजबूती के साथ करनी है। कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, कोई भी बेसिक पॉइंट रह ना जाए। तो इस तरह से आपको एक विद्यार्थी जीवन में सबसे मुख्य बात जो होती है, चीज़ों को, कंसेप्ट को क्लियर करना, बारीकी से पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपनी पढ़ाई को देना। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं कि जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनके प्रमुख जो जनक जो हैं। तो इसमें हम आगे देख रहे हैं आधुनिक आनुवंशिकी। अब इससे पहले अपन ने देखा था विकिरण आनुवंशिकी। ठीक है, आधुनिक आनुवंशिकी मॉडर्न परिवेश में जो जीन या डीएनए या गुणसूत्रों में बदलाव किया जाता है, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, हेर फेर डीएनए में, तो उससे क्या भविष्य पर क्या फर्क पड़ेगा, कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, हो सकता है लाभदायक लक्षण प्रकट कर सकें अपन, कोई नई जनरेशन जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे विकसित कर सकते हैं। तो इन सब का जो अध्ययन है वो बैटसन ने किया, इसलिए इनको आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कह देते हैं। मनुष्य में जो रुधिर वर्ग है, सुना होगा आपने, रुधिर वर्ग मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। वैसे बहुत प्रकार होते हैं, मुख्य 4 होते हैं, ए बी और ओ, जिसको शून्य माना जाता है, 0। तो चारों जो रुधिर वर्ग हैं वो हमारे अंदर रुधिर में एंटीजन द्वारा निर्धारित होते हैं, जो कि आरबीसी पर पाए जाते हैं। तो रुधिर वर्ग की खोज का जो श्रेय दिया जाता है, यानी रुधिर वर्ग से संबंधित जो जनक हैं वो हैं कार्ल लैंडस्टीनर। तो रुधिर वर्ग के जनक किनको कह दिया, कार्ल लैंडस्टीनर को। ठीक है, माइक्रोस्कोपी, बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के हम बायोलॉजी का, जीवों का अध्ययन नहीं कर सकते। रुधिर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स देखनी है तो माइक्रोस्कोप चाहिए। विभिन्न प्रकार की जांचों जैसे सोनोग्राफी है, एमआरआई है, वहाँ पर भी सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो इनका जो अध्ययन है वो माइक्रोस्कोपी कहलाता है और इसका श्रेय दिया जाता है मार्सेलो मेलपीकी को। तो ये हो गए माइक्रोस्कोपी के जनक। जीवों में कई बार क्या होता है, कुछ अचानक किसी पीढ़ी में कोई लक्षण प्रकट हो जाता है। आपने देखा होगा कि 5 फिंगर यानी 5 जो उंगलियां हैं, 4 उंगली एक अंगूठा अपन बोलते हैं, बायोलॉजी की भाषा में ये 5 उंगलियां ही कहलाती हैं। तो यहाँ पर एक छठी उंगली और कई में देखने को मिलती है। देखा होगा आपने, 5 की जगह 6 उंगलियां हो जाना, या फिर आँखों की जो नेत्र की पुतली है उसका रंग विशेष प्रकार का हो जाना, और भी बहुत सारे लक्षण हैं जो अचानक किसी पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो लक्षण अचानक प्रकट हुए हैं,
ये लक्षण पीढ़ी में अचानक आए और लक्षणों को नियंत्रित कौन करता है? गुणसूत्र। तो यानी ये परिवर्तन कहाँ हुए थे? पहले भ्रूण अवस्था में ये हुए थे, कहाँ? गुणसूत्रों में। तो गुणसूत्रों में परिवर्तन से अगर अचानक किसी पीढ़ी में कोई नया लक्षण प्रकट हो जाए, परिवर्तन आ जाए, तो उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत है उसको देने का श्रेय जाता है ह्यूगो डी व्रीज को। ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज इसके जनक हो गए और ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल के नियमों को पुनः खोजा। 3 वैज्ञानिक थे ये, एक थे ह्यूगो डी व्रीज, एक कार्ल कोरेंस और एक एरिक वॉन शेरमार्क। इन्होंने मेंडल के नियमों को पुनः खोजा और उसका श्रेय भी मेंडल को ही दे दिया। तो मेंडल को जो आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है उनमें इनका भी अहम योगदान है। ठीक है, आधुनिक शारीरिकी, मॉडर्न एनाटॉमी, आंतरिक जो जीवों की संरचना है मॉडर्न परिवेश में उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं आधुनिक शारीरिकी। और इसके जो जनक है वो है एंड्रियस विसेलियस। एंड्रियस विसेलियस। तो डियर स्टूडेंट्स, आधुनिक शारीरिकी के जनक कौन हो गए? एंड्रियस विसेलियस। रिपीट कीजिए बार बार, एंड्रियस विसेलियस। उत्परिवर्तनवाद के जनक ह्यूगो डी व्रीज। माइक्रोस्कोपी के जनक मार्सेलो मेलपिगी। रुधिर वर्ग के जनक कार्ल लैंडस्टीनर। और आधुनिक आनुवंशिकी के जनक बैटसन। तो ये थे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। तरीका बता दिया है आपको। आपको कुछ विशेष नहीं करना है, आपको इनको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, चार्ट बनाना है, दीवार पर पेस्ट करना है, डेली इनको देखना है, एक बार रिपीट करना है। जैसे सुजनकी के जनक फ्रांसिस गाल्टन, पढ़ लिया आपने, आंखें बंद करके इसको दोबारा दोहराइए। सुजनकी के जनक फ्रांसिस गाल्टन। बार बार जब आप इसको डेली रिपीट में लाएंगे, तो सपोज कीजिए आज आपने 10 नाम याद किए हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि 10 में से ज़्यादा भी नहीं तो 3 नाम तो आपको याद हो ही जाएंगे। दोबारा फिर 10 याद करेंगे तो रेट बढ़ जाएगी, 3 के स्थान पर 6 याद हो जाएंगे। तीसरी बार जब आप दोबारा रिपीट करेंगे तो पूरे 10 के 10 आपको डेफिनेट याद हो जाएंगे। तो ये जो है आपको याद करने के या लिखने के जो तरीके हैं वो बताए गए हैं। अभी बस आपके लिए इतना ही कि अपनी पढ़ाई को रुकने ना दें, पढ़ाई को जारी रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। बी सेफ, स्टे होम।